कुलदरा की श्रापित बस्ती। भाई मैंने बोला था ऐसे शॉर्टकट रास्ते से न ले जाया करो, देखो रास्ता कितना खराब है। जया नाराज होते हुए बोली। अरे चिंता मत करो मेरी प्यारी बहना, तेरा भाई खतरों का खिलाड़ी है। मनोज जया की तरफ देखते हुए बोला। अरे भाई सामने देखकर गाड़ी चलाओ। ओहो, तुम्हें तो मेरी ड्राइविंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मनोज मुंह फेरते हुए बोला। जया ऐसी बात नहीं है भाई, बस सिचुएशन के हिसाब से मुझे बोलना पड़ता है। देखो रात के 9 बज रहे हैं। मनोज ओके मेरी प्यारी बहना, आपका हुक्म सर आंखों पर। मनोज और जया भाई बहन थे जो अलग अलग जगह में रहकर जॉब करते थे। आज रक्षाबंधन का दिन था, दोनों अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने सोचा परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे, लेकिन लंबे सफर के कारण मनोज की कार खराब हो गई। उसे ठीक करने में घंटों लग गए। खैर मनोज जया को बैठाकर घर की ओर निकल पड़ा। अभी भी रास्ता काफी लंबा था, इसलिए मनोज ने शॉर्टकट के लिए कच्चे रास्ते का चुनाव किया था। अभी रात के 9 बज रहे थे। उन दोनों को अभी घर पहुंचने के लिए 1 घंटा का सफर करना बाकी था। जया, आज यार पूरा प्लान बर्बाद हो गया। मनोज जया को देखते हुए बोला। अरे कोई बात नहीं छोटी, तेरा भाई आज का दिन खराब नहीं होने देगा। देखना आज का दिन तुम कभी भूल नहीं पाओगी। ऐसा होगा इस बार का रक्षाबंधन। जया घबराते हुए बोली। भाई सामने देखो, वह क्या है? मनोज ने सामने देखा तो वह भी चौंक गया। कुछ दूर पर मसाले लिए हजारों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे। सामने पूरी सड़क पर वे ही दिखाई दे रहे थे। वे काफी तेजी से मनोज और जया की दिशा की ओर बढ़ रहे थे। मनोज और जया कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि वह क्या करें, और उनके कुछ समझने तक गाड़ी उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। मनोज ने तेजी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, नहीं तो कई लोग मर जाते। जया घबराते हुए, भैया ब्रेक लगाओ। मनोज परेशान सा बोला। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन। जया, लेकिन क्या? मनोज, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे हैं, ब्रेक फेल हो गए हैं शायद। जया, ओ नो, अब क्या होगा? तेज ढलान की वजह से गाड़ी तेजी से अनजान जगह की ओर जाने लगी। मनोज और जया हैरान परेशान थे। तभी गाड़ी रेत के एक बड़े ढेर से जा टकराई, जिसके बाद गाड़ी अपने आप बंद हो गई। सीट बेल्ट की वजह से दोनों को कोई चोट नहीं आई। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी की हालत देखने लगे। मनोज, ओ शिट, आज का दिन ही खराब है। जया, वो सब क्या था भैया? मनोज, मुझे भी नहीं पता। वह आदमियों की भीड़ लग तो असली रही थी, लेकिन वो असली नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परछाई हो। खैर हमें इस जगह से निकलना होगा, हमें घर जाना होगा जल्दी से जल्दी। जया, भैया जरा वह देखिए। जया ने मनोज को पीछे देखने के लिए कहा। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक उजाड़ बस्ती थी जो जर्जर हालत में थी। मनोज चौंक कर, ओ भाई साहब, ये क्या है? जया, यह तो बहुत पुरानी बस्ती लग रही है, लगता नहीं है यहाँ कोई रहता होगा। मनोज, हमें चेक करना होगा, क्या पता कोई रहता हो, थोड़ी मदद मिल जाएगी। जया, हाँ और कर भी क्या सकते हैं, अब तो रक्षाबंधन की बातें ही छोड़ो, घर पहुँच जाएं, इतना ही काफ़ी है। मनोज, हाँ यार, गाड़ी का इंजन भी गर्म हो गया है, शायद थोड़ी देर में ठीक हो जाए। चलो हमें मदद के लिए इस बस्ती से कोई मिल जाए तो सही रहेगा। जया, ओके मैं अपना बैग ले लेती हूँ। जया और मनोज उस उजाड़ बस्ती में कदम रखते हैं। वहाँ का नज़ारा सामान्य नहीं था। घरों की बनावट को देखकर लग रहा था कि बहुत पुराने ज़माने के बने हुए हैं। मिट्टी और पत्थर के बने, कुछ टूटे और कुछ अभी भी खड़े हुए थे। न तो बिजली और न ही कुछ और था। चांदनी रात में थोड़ी प्रकाश की जगह फैली हुई थी। मनोज और जया ने आधी बस्ती छान मारी, लेकिन कोई नहीं मिला। दोनों थकार कर एक जगह पर बैठ गए। जया, भैया मेरी तबीयत खराब हो रही है। मनोज, बहना क्या हुआ, तू ठीक है ना? जया, अजीब सी घुटन हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, गला सूख रहा है। मनोज, पानी की बोतल कहाँ है? मनोज ने जया का बैग चेक किया तो खाली बोतल मिली। ओ शिट। जया तू यहीं बैठ, मैं पानी ढूंढ कर लाता हूँ। मनोज इधर उधर पानी की तलाश करता रहा। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने देखा तो कुएं में पानी भरा हुआ था। पास ही में लोहे की चेन से बनी हुई रस्सी पड़ी हुई थी। उसने तेजी से कुएं से पानी निकाला और बोतल में भरकर वापस जया के पास पहुंचा और जया को थोड़ा पानी पिलाया और उस पानी से उसका चेहरा भी धुलवाया। मनोज, अब अच्छा लग रहा है तुझे? जया,
हाँ भैया, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। शायद सफ़र की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वैसे भी गाड़ी में सफ़र करने से मुझे ऐसा होता ही है। मनोज ने घड़ी देखी तो वो चौंक गया। ओह, 11 बज गए। रक्षाबंधन तो मनाया ही नहीं। जया, डोंट वेरी भैया, घर में ना सही यहीं रक्षाबंधन मना लेते हैं। हाँ रुको, मैं तैयारी करके लाता हूँ। मनोज ने आसपास की जगह की साफ सफाई की और वहीं जया के बैग से आरती की थाली निकाली और दिए लगा दिए। दिए को जलाकर मनोज के सामने आरती उतारने लगी। उसके बाद जैसे ही मनोज को राखी पहनाने के लिए आगे बढ़ी, तभी अचानक उस सुनसान बस्ती से एक तेज गुस्से से भरी घुर्राहट सुनाई दी। साथ ही तेज आवाज चलने लगी। जया घबराकर, भैया ये कैसी आवाज थी? मनोज खड़ा होकर आवाज की तरफ देखने लगा। फिर वापस मुड़ा तो देखा जया जमीन पर पड़ी हुई थी। मनोज घबराकर, जया मेरी बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन जया बेहोश हो चुकी थी। मनोज पानी की बोतल खोजने लगा, लेकिन वह बैग भी खाली पड़ा था। मनोज हैरान परेशान सा भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कृपया हमारी मदद करो। तभी बैग में उसकी नज़र एक छोटी सी बोतल पर पड़ी। मनोज, ये तो दीदी ने दिया था, बोला था कि ये पवित्र गंगा जल है। मनोज ने उस छोटे बोतल का ढक्कन खोला और भगवान का नाम लेते हुए जया के चेहरे पर मारा, जिसके तुरंत बाद जया को होश आ गया। मनोज, जया मेरी बहन, तू ठीक है ना? क्या हुआ था तुम्हें? जया, भैया मुझे कुछ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। मनोज, चलो जल्दी से बैग पकड़ो, मैं गाड़ी के इंजन के लिए कुएं से पानी लेकर आता हूँ। मनोज जल्दी से कुएं के पास आ गया और बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकालने लगा। लेकिन जैसे ही कुएं से पानी बाहर आया, मनोज के हाथ से डर के मारे रस्सी छूट गई। बाल्टी में पानी की जगह खून था। मनोज तेजी से वापस जया के पास आया। तुमने सही कहा था जया, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मनोज और जया तेजी से वापस गाड़ी की ओर चलने लगे। वहाँ पहुंचकर मनोज गाड़ी को ठीक करने लगा और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वे दोनों गाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी बस्ती से तेज घुर्राहट के साथ एक काला साया उनकी तरफ बढ़ने लगा। जया डर के चिल्लाने लगी, भैया जल्दी करो, वो काला साया हमारी तरफ बढ़ रहा है। मनोज तेजी से गाड़ी चलाने लगा, जिससे उसके हाथ की घड़ी नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें समय रात के 12 बज रहे थे। मनोज और जया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज रफ्तार से घर की ओर लौट गए। जया ने तो अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी। घर पहुंचकर उन्होंने यह बात अपने मम्मी पापा और दादी को बताई, जिसे सुनकर दादी जी घबरा कर बोली, तुम लोग ठीक हो ना? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? मनोज, हाँ दादी हम ठीक हैं, पर वह सब क्या था? दादी जी ने बताना शुरू किया। यह आवाज़ सन 1300 की है, जब कुलधरा जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर उस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी। उस समय जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांव के मुखिया की बेटी यामिनी से शादी करनी थी। लेकिन यामिनी सलीम को अपना भाई मानती थी, क्योंकि उसने बचपन में सलीम को कई बार राखी बांधी थी। लेकिन सलीम सिंह यामिनी से विवाह करना चाहता था, जिसके बाद उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसकी शादी यामिनी के साथ नहीं हुई तो वो करों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। इसके बाद भी यामिनी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद सलीम ने उसको तलवार से काट डाला और यामिनी ने मरते वक्त श्राप दिया था कि जो भी इन गांव में रहने या बचने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इस घटना के बाद मुखिया और उनके कुछ साथियों ने गांव छोड़ दिया, जिसके बाद बहुत से लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और बहुत ज़्यादा मृत्यु होने लगी। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की कोशिश नहीं करता है। जया, और उस दुष्ट सलीम के साथ क्या हुआ था दादी? दादी कहती है सलीम की रहस्यमयी मौत हो गई थी, जिसके बाद उसका सिर्फ शरीर मिला था। मौत का कारण पता नहीं चला। दादी थोड़ा रुककर फिर बोली, इसलिए उस गांव में रहने वाले ब्राह्मण के वंशज आज भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। फिर दादी मनोज और जया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों सलामत वापस लौट आए। मनोज और दादी, जो हमें बस्ती में वह अजीब सी घुर्राहट सुनाई दी थी, वह क्या था? यह सुनकर दादी गंभीर स्वर में बोली, वह वही थी यामिनी, आज भी वही है।